Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN Podcast. आर्मी चीफ को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल देने की तकरीब इस्लामाबाद में मुनक्कद हुई, जिसमें अहम शख्सियात ने शिरकत की। आपके साथ अपडेट्स शेयर करेंगे, लेकिन बताते चले DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और उसमें कौन कौन से अहम मामला डिस्कस हुए हैं ये भी बताएंगे। लेकिन जब मैं बात करती हूँ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की, जरताज गुल ने बुशरा बीबी की रिहाई के लिए आवाज़ उठाई है। ये क्या माजरा है, चलिए आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्मी चीफ को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल देने की जो तकरीब मुनक्कद हुई है इस्लामाबाद में। अहम शख्सियात ने शिरकत की है, बहुत ही शानदार तकरीब हुई है। ये अपडेट्स हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज़। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है मेरा ख्याल है कि हम दोनों समेत जो है पूरी कौम ने और एक जो न्यू जनरेशन है उसने एक लर्न किया इस सारे प्रोसेस से कि ये एक प्रोसेस होता है जी। एक प्रोसेस होता है। जिस तरह कोई तरक्की पाता है, किसी ओहदे पे या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है तो एक तकरीब मुनक्कद की जाती है और उन्हें एक वो स्टिक पेश की जाती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। इसी तरह फील्ड मार्शल जब कोई बनता है तो जाहिर है कि इससे पहले जो फील्ड मार्शल बने होंगे तब तो मेरा ख्याल है कि हम दुनिया में भी नहीं होंगे जिस दौर की वो बात है जी। और बहुत सारे लोगों ने उस दौर को नहीं देखा होगा। और अयूब खान जब फील्ड मार्शल बने तो जब वो तकरीब बैटन ऑफ फील्ड मार्शल देने की जो तकरीब मुनक्कद हुई होगी वो हम लोगों ने नहीं देखी, शायद वो कहीं यूट्यूब पे भी नहीं पड़ी शानदार सी तकरीब हुई होगी, सेलिब्रेशंस तो हुई वो होंगी। अब एक उसी तरह की तकरीब जिस तरह जो है वो सिविल अवार्ड्स देने की तकरीब मुनक्कद होती है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान शिरकत करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होते हैं। इसी तरह जो सिविल अवार्ड्स हैं वो देने की तकरीब होती है और वो मुख्तलिफ गवर्नर हाउसेस में भी होती है, उस प्रेसिडेंट हाउस में भी होती है और वहाँ जो है वो एक शान शान तरीके से उस शख्स की वो जो एतराफ़ किया जाता है उसकी परफॉर्मेंस का और बताया जाता है कि किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जा रहा है। तो इसी तरह ये इज़्ज़त जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर के हिस्से में आई। उन्हें फील्ड मार्शल बनाने का जो फैसला था हतमी वो वफाकी काबीना ने किया, उसकी मंजूरी दी और पूरी कौम की नुमाइंदा काबीना है। जाहिर है सर, सॉरी टू कट यू इन द मिडिल, मेरा यहाँ पे एक कंसर्न है। एक अफवाह है जिससे आपने कहा कि मंजूरी दी गई, तो ये बताइए कि जैसे कि अब मैं कह रही हूँ अफवाह है, नवाज शरीफ साहब के मशवरे के बगैर उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया, इसमें कितनी हकीकत है ये प्लीज़ बताइए। ये जो मशवरा है ना, एक तो आपने ये मशवरा किया था किसी से कि रेड कोट पहनेंगे आप, आज मशवरा किया था या खुद से फैसला किया था आपने? सर मशवरा किया तो टीम होगा, वर्क होता है। टीम वर्क होता है तो बस फिर उधर भी टीम वर्क किया है। मसला ये है कि आप अगर कुछ करती हैं गेटअप तो वो टीम वर्क से, ये अफवाह क्यों आ रही है? नहीं, वो तो असल मसला ये है कि ये सोशल मीडिया ये उसी तरह की अफवाह है कि जिस तरह थोड़े दिन पहले कहा गया कि एक अस्करी शख्सियत अडयाला जेल में गई और उन्होंने इमरान खान से मशवरा किया कि वो जंग कैसे करनी है, यानी कि जंग का डिज़ाइन जो अज़मा बुहारी ने कहा, नवाज शरीफ साहब ने किया था, तो वो डिज़ाइन जो है ना इमरान खान से भी डिस्कस हुआ था। तो मैंने उस बात की एक तरदीद सामने लेके आया था, बावजूद इसके कि ये बात नजम सेठी ने की थी। और नजम सेठी साहब जो है ना कभी वो इस तरह की बातें कर देते हैं। आज इस दौर में वो कोई PCB टाइप उनके पास सौदा होता है ना तो फिर वो एहतियात करते हैं इस तरह की गुफ्तगू करने में, और जब उन्हें PCB का चेयरमैन नहीं बनाया जाता तो फिर वो थोड़ी सी उखड़ी उखड़ी बातें करते हैं। तो ये उनकी एक उखड़ी हुई बात, यानी कि उनकी तरफ से एक ओपिनियन आई है, उनकी तरफ से एक तज्जिया एक हम बात कह सकते हैं। नहीं, उन्होंने तो खबर दी ना, उनके पास एक चिड़िया है तो वो यानी कि खबर ये उनको अफवाह देती नहीं है है। सर फिर। तो नहीं, मैं अब मेरी अर्ज तो सुन लें। ये जो आपने अफवाह सुन ली कि नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर ये सारा कुछ हो गया, तो नवाज शरीफ साहब तो उस तकरीब में मौजूद थे। ये तो है, वो मौजूद थे, एक जानब तो वो और मौजूद है। वो मौजूद थे। उनके बाएं जानब जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी खड़े थे, दाएं जानब जो है स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक खड़े थे और वज़राए आला थे, मरियम नवाज थी, और उसके अलावा काबीना के तमाम अरकान थे और बड़ा शायान शान तरीके से ये तकरीब मुनक्कद हुई है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर तो मियाँ शहबाज शरीफ हैं, ठीक है, और उन्होंने मशवरा करना है अपनी काबीना से इस तरह के किसी भी बड़े हिस्टोरिकल डिसीजन के लिए। और नवाज शरीफ साहब तो बैक एंड पे ना, वो एक साबिक वज़ीर आज़म है मुल्क के, उनके बड़े भाई जरूर हैं, तो वो कोई बाज़ाब्ता उनसे मशवरा करना रिक्वायरमेंट नहीं है राइट, कि बाज़ाब्ता उनकी राय ली जाए,
बाज़ाब्ता उन्हें ऑन बोर्ड किया जाए। और ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है कि शहबाज शरीफ ने उनसे मशवरा ना किया, उनको लूप में ना रखा हो और इस तरह से मैं कहता हूं कि इस वाले देखें, इस वाली जो एक कोऑर्डिनेशन या लूप की बात करेंगी तो इसमें तो मरियम नवाज का भी मशवरा शामिल है। अब मैं आपको बताता हूं, और वो तो अपने फादर की मशावरत के बगैर तो नहीं चलती। अब सुन लेना, इसमें मरियम नवाज का भी मशवरा शामिल है और पंजाब हुकूमत के जितने अहम फैसले हैं जो मरियम नवाज ले रही होती हैं उसमें नवाज शरीफ साहब का मशवरा शामिल होता है और बाकायदा वो मीटिंग्स का हिस्सा बनते हैं। जो पंजाब के हवाले से मीटिंग्स मुख्तलिफ बुलाई जाती हैं, वो तामीरी जो मीटिंग्स हैं उनसे ले लें, ब्यूरोक्रेसी की मीटिंग्स ले लें, पुलिस की मीटिंग्स ले लें, नवाज शरीफ साहब बैठे होते हैं। तो अगर मरियम नवाज मोस्टली जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो अपने फादर एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के मशवरे से करती हैं और इस जो फैसला है इसमें मरियम नवाज का भी मशवरा शामिल है, उनकी राय शामिल है, उनकी रजामंदी शामिल है, उनकी बतौर वज़ीर आला पंजाब हाँ शामिल है। तो ये कैसे मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब का मशवरा नहीं शामिल? अच्छा ये भी चले हो गया, पॉइंट ये भी हो गया। अच्छा अगर बुशरा अगर इस तरह का मामला है तो फिर नवाज शरीफ साहब वहां क्या कर रहे थे? वो तो खड़े थे बिल्कुल, जाहिर सी बात है ना, यानी कि आपने ये चीज क्लियर कर दी ना कि एक जानब तो वो सेलिब्रेशन का हिस्सा है, उस तकरीब का हिस्सा है। और आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना वो तशरीफ लाते हैं, प्राइम मिनिस्टर साथ खड़े होते हैं शहबाज शरीफ, और वो जो है वो बैटन ऑफ फील्ड मार्शल उनको पेश करते हैं जनाब आसिम मुनीर को, और आसिम मुनीर साहब सलूट मारते हैं और उसके बाद जो है ना वो हैंडशेक होता है और खुशी खुशी उसके बाद वो डिनर होता है, एग्जीक्यूशन होती है, हंसते खेलते, और उसके बाद सिपा सलार जो है वो कुछ गुफ्तगू करते हैं गैर रस्मी, कुछ मीडिया पर्सन्स वहाँ पे मौजूद थे और वही गुफ्तगू जो उन्होंने इस फैसले के फ़ौरन बाद की, और बड़े पुरज़म थे वो जो हमारे ज़राए बताते हैं, और उन्होंने बिल्कुल इस तरह का जो फितने हैं और एक जो फितना हिंद भी है और एक जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, चाहे वो BLA से लेके और खुजदार हमले के ज़िम्मेदारों से लेके उन तमाम के हवाले से वो बड़े एक जिसको कहते हैं कि पुरज़म थे और उनको ख़त्म करने का इरादा उन्होंने कर रखा है, अज़म कर रखा है, और इस चीज़ का उन्हें बिल्कुल अदराक है, वो रियलाइज़ कर चुके हैं कि ये एक बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी है, जो पहले से भी बड़ी ज़िम्मेदारी है एक इस मुल्क इस कौम को महफूज बनाने की और खित्ते में अमन के क़याम की, और इस प्रमोशन के बाद एक रिस्पेक्टेबल तरीके से इस खित्ते में इज्जत के साथ बराबरी की सतह पे एक मुल्क को जो है वो लेके चलने की। यकीनन, और इस प्रमोशन के बाद फील्ड मार्शल बनने के बाद जिस आपने बताया कि उनकी जिम्मेदारियां उन पर डबल प्रेशर है, तो उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करना, उन तमाम ऑपरेशंस के खिलाफ काम करना जो पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए एक कांटे बन के बैठे हुए हैं इर्द गिर्द। एनीवेज सर, जब हम बात करते हैं DGISPR की कॉन्फ्रेंस की, DGISPR की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कौन कौन से मामला तय पाए हैं, क्या बातें हुई हैं, क्या डिस्कशंस हुई हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए। उसमें चंद पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। DGISPR ने बड़ी ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ज़बरदस्त, और मैं आपको याद दिला दूं कि इसी मंथ में उन्होंने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो DGISPR ने कहा वो सब सच साबित हुआ, पूरा करके भी दिखाया उन्होंने। और उन्होंने अगर 6 और 7 मई के हवाले से जब इंडिया इल्ज़ाम तराशी कर रहा था तो बड़ा इंडियन हुकूमत जो है पैनिक चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप हौसला रखें, हम जब कुछ करेंगे तो वो इस तरह का नहीं होगा कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ेगी, उसकी कोई जो है ना वो आपको तहकीक करवानी पड़ेगी और उसका आपको पूछना पड़ेगा, खोजी भेजने पड़ेंगे, ये पता नहीं किन्ने करता है। उन्होंने कहा जब हम करेंगे तो फिर दुनिया देखेगी और दुनिया ही बताएगी कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, और वो फिर 10 मई को हो गया, देखा भी है पूरी वो दुनिया हो गया। अब जो है ना फिर उन्होंने ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बड़ी एक खौफनाक सी कुछ हकीकतें वो लेके आए हैं, ठीक, और उन्होंने जो है वो उसमें वफाकी सेक्रेटरी दाखिला भी उनके साथ मौजूद थे, तो मैं चंद उनकी जो है वो जो उन्होंने बातें की मैं आपसे शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा कि भारत बताए किन सबूतों पर पाकिस्तान में इन मुकामात को निशाना बनाया, भारत ने पहले तो वो बताए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि फितनातुल हिंदुस्तान का किसी और से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है जी। नोशकी में 4 मज़दूरों को शहीद किया गया। उसके बाद भारत इंसानी हकूक़ की खुल्लम खुला पामाली कर रहा है। खुजदार हमले में 51 ज़ख्मी हैं अभी तक, जहाँ पे शहादतें हुई हैं 5 या 6,
जिनमें वो 3 से 4 बच्चे हैं। तो वो आज उन्होंने क्लियर किया है कि 51 जख्मी हैं जिनमें ज़्यादा बच्चे हैं, और उसमें जाहिर है कि कुछ क्रिटिकल भी होंगे, और खुदा ना खास्ता ये शहादतें बढ़ने का भी एक अंदेशा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि फितनतुल हिंदुस्तान खुजदार में बच्चों की शहादतों में मुलव्वस है। यानी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने उस वक्त की जब उनके पास तमाम तर शवाहद जो हैं और सबूत आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2009 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में भारत के मुलव्वस होने का डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया था। ठीक है जी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कुलभूषण यादव ने अपने एतराफ़ी बयान में तमाम तर हक़ाइक़ बता दिए हैं। अच्छा, ये एक करैक्टर जो पाकिस्तान के पास है, ये तोते की तरह सब कुछ बता चुका है। मुख्तलिफ गिरफ्तार दहशत गर्दों ने भारतीय पुष्टपनाही का एतराफ़ किया है। जब ये दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन चल रहे होते हैं, उनकी हलाकतें हो रही होती हैं, उसमें गिरफ्तारियाँ भी होती हैं। जब ये ज़िंदा गिरफ्तार होते हैं तो उनसे इन्वेस्टिगेशन होती है। जब इन्वेस्टिगेशन होती है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल 2016 में भी भारत के दहशत गर्दी में मुलव्वस होने के शवाहिद दुनिया के सामने रखे थे। भारत खित्ते में अमन को सबूताज करना चाहता है और कर रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कई बच्चे अभी अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जैसे मैंने पहले बताया, और कुलभूषण यादव का एतराफ़ी बयान उन्होंने बताया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि फितनतुल हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान में कई मजदूरों को अब तक कत्ल किया है। और उन्होंने कहा कि मिसिंग पर्सन की तस्वीर लेकर फिरते हलाक दहशत गर्द वही निकलते हैं। ये जो एक ड्रामा मिसिंग पर्सन का रचाया जाता है, जिस पे उन्होंने एक और बात भी की है ना अभी के, उन्होंने कहा कि वो ये जो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, ये किसने उसमें जो दहशतगर्द हलाक हुए, तो उनकी डेड बॉडीज लेने के लिए मारंग बलोच जो है वो पहुंच गई मुतलका डिपार्टमेंट के पास कि ये डेड बॉडी, यानी कि उन दहशतगर्दों की डेड बॉडीज मारंग बलोच क्यों मांग रही, और दूसरी तरफ वो मिसिंग पर्सनस का वावेला करती हैं। तो मारंग बलोच का किरदार भी आज सामने भी आया है और बड़ी तफसील से उन्होंने डिस्कस भी किया। उन्होंने कहा जब भारत को जवाब दे सकते हैं तो क्या इन दहशतगर्दों को नहीं संभाल सकते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सोचना चाहिए ना? ये 10 मई के वाक़ये के बाद ये वही बात है कि वो हम पहले भी पॉडकास्ट में बात कर रहे थे कि अब तो दुनिया को और ऐसे अनासर को और ऐसे जो है वो इंसान दुश्मन मुल्क दुश्मन अनासर को ये सोच लेना चाहिए। अब तो उन्हें समझ आ जानी चाहिए कि इंडिया जैसी सो कॉल्ड ताकत को जो है जब एक नाको चने चबवाए जा सकते हैं तो आप कुछ नहीं बेचते। उन्होंने कहा किसी के मजहबी मुकद्दस मुकामात पर कभी हमला नहीं करेंगे। पाकिस्तान में सिखों के मुकद्दस मुकामात का ख्याल रखते हैं, मगर इसके बरक्स देखें ना, ये तो लोग क्या कर रहे हैं, ये तो DGISPR ने कहा ना, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो ननकाना साहब पे भी ड्रोन मारे, टारगेट किया। इन्होंने अमृतसर, अगर आप कभी अमृतसर गई हैं तो आप देखेंगे कि इधर से जब अटारी क्रॉस करते हैं तो अमृतसर दाखिल होते हैं तो गोल्डन टेम्पल आ जाता है, जो उनका एक मुकद्दस मुकाम, बहुत बड़ी एक मुकद्दस जो है वो जगह है उनकी। तो अब ये जब मज़ाइल लागने का वाक़या पेश आता है 9 मई को, तो ये ड्रामा जब रात को करना शुरू करते हैं तो ये तकरीबन 5 मिसाइल तो अमृतसर में मार देते हैं, ठीक है, और एक मिसाइल जो है वो आदमपुर में या इस तरह के किसी मुकाम पे मारते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने तो मुकद्दस मुकामात नहीं छोड़े, उन्होंने मुरीद के जो है वो एक मदरसे पे मस्जिद पे अटैक कर दिया। आप देखिए रातों रात, आप बहावलपुर देख लें, वो मस्जिद पे वो अटैक कर रहे हैं और वो मासूम बच्चों पे अटैक कर रहे हैं। तो वो जो इतनी बड़ी लड़ाई के बावजूद जो है ये इदारे की एक जो राय सामने आई है और उनका जो फैसला सामने आया है कि जाहिर बात है कि DGISPR जो बात कर रहे हैं वो पूरे इदारे की एक राय है और उनके फैसले हैं, उनसे वो हमें आगाह कर रहे होते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान कभी भी जो है किसी मंदिर को, किसी गुरुद्वारे को, किसी चर्च को, किसी खुदा ना खास्ता इबादत की किसी जगह को, चाहे वो किसी भी मजहब की हो, उस पे कभी भी अटैक नहीं करेगा। ऐसे कमजोर है ही नहीं। और इसके बरक्स जो है उधर से वो हमले हो रहे हैं वो आपके सामने। ये टोटल प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुबे-लुबाब है DGISPR का। और इसके साथ ही साथ, इससे पहले जो मैं फील्ड मार्शल साहब की बात कर रहा था, तो उनका ये कहना था कि वो खुजदार हमले के जिम्मेदारों तक पहुंच चुके हैं और बिल्कुल हर तरह की इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच चुकी है, शवाहिद मौजूद हैं जो दुनिया के सामने भी वो ला रहे हैं और मज़ीद लाए जाएंगे। और बहुत जल्द
उन दरिंदों को, उन कातलों को, उन दहशतगर्दों को, उन मुल्क दुश्मनों को और इंसान दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया और जाए। वो भी दुनिया देखेगी जैसे दुनिया ने 10 मई के दिन देखा। सर मूविंग ऑन, जो बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की। सरताज गुल ने बुशरा बीबी के लिए, उनकी रिहाई के लिए आवाज़ उठाई है। क्यों? क्या हालात है, क्या माजरा है, क्या पोजीशन है, चल क्या रहा है? पोजीशन जो है वो हम डेली डिस्कस करते हम हैं डेली डिस्कस इमरान करते हैं। खान की, लेकिन वो बाद में करते हैं। पहले उनकी अहलिया जो है जी वो प्लीज़। बताया गया मुबैना तौर पे कि शायद वो कोई गर्मी की वजह से उनका कोई नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है या कुछ इस तरह का है। बेहोश हो गई हैं। अच्छा, मे बी। और ये मौसम इस तरह का है, गर्मी है, ज़ाहिर है कि जेल है, और उनकी जो सहूलियात हैं वो कौन सी बी क्लास है उनकी, जैसी है जो भी है, लेकिन ये मुबैना तौर पे ये इतला है, क्योंकि जरताज गुल की तरफ से कोई इस तरह का स्टेटमेंट देखा गया कि उनकी तबीयत का कुछ इशू हो सकता है, या तो अंदर पूरी कि वो एक मेडिकल की घरेलू खातून है तो मेडिकल उनको देखें। जहाँ तक घरेलू खातून हैं तो फिर मैं नहीं अब जिक्र करना चाहता। बहुत सी घरेलू खवातीन ने बड़ी बड़ी सख्त जेलें काटी हैं, ठीक है, और इस तरह का वावेला उनकी तरफ से नहीं आया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो थी वो भी घरेलू खातून थी। बिलावल भुट्टो जरदारी उनका बेटा है, और आसफ़ा और बख्तावर उनकी बेटियां हैं, और आसिफ अली जरदारी उनके शोहर थे, और घरेलू खातून ने जेल काटी थी। मरियम नवाज़ भी उस वक़्त घरेलू खातून थी, और मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कभी इलेक्शन लड़ने का तब सोचा भी था जब उन्होंने जेल काटी थी। और कलसूम नवाज़ मैं आपको याद करवा देता हूँ। तो इसी तरह ये तो चले, मैंने एक पॉलिटिकल शख्सियात जिन्होंने जेलें काटी मैंने उनका जिक्र कर दिया। जी। नुसरत भुट्टो हैं उसमें। मेरा ख्याल है कि मैं फ़ातिमा जना का जिक्र ना करूं तो बड़ी ज़्यादती होगी। तो ये तमाम भी ख़वातीन थी और घरेलू ख़वातीन थी। तो अब ये है कि यास्मीन राशिद भी जबकि उनसे एग्जैक्टली सीनियर है, यास्मीन वो राशिद भी है, बाकी भी फिलहाल जेल में खवातीन है, सारी लेकिन देखिए वो जेल में है। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप पूरे मुल्क की जेलें ले लें, वहाँ पे कितनी खवातीन हैं जो इस वक्त कैद काट रही हैं। तो इस मई के मौसम का और इस गर्मी की शिद्दत का और औरत होने का तो सबको एडवांटेज होना चाहिए। फिर तो सबको एज होना चाहिए। सब घरेलू खवातीन है, दरवाजे खोलें। अगर कोई कत्ल के केस में भी मुलव्वस है खातून, वो घरेलू थी, उसने किसी वजह से उससे कत्ल सरजद हो गया। अगर कोई चोरी चकारी डकैती में, अगर कोई 489F में, अगर कोई मंशियात फरोशी में, किसी भी जुर्म में मुल्क भर की खवातीन जो जेलों में इस वक्त कैद हैं, और उनका ज़रा चेक कर लें कि उनके कोई बाल बच्चा है, वो घरेलू थी पहले, तो उनसे कोई जुर्म सरजद हो गया था। तो आप दरवाजे खोलें, मई का महीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो चूँकि बुशरा बीबी को गर्मी लग रही है अंदर बहुत ज़्यादा, तो फिर दरवाजे खोल के सबको खवातीन की जेलें खाली कर दें। फिर आप तो अभी जेल में जो बच्चों का सेल है वहाँ पे आप शो करके आई हैं, तो फिर उन मासूम बच्चों से भी एक इमेच्योरिटी में, नासमझी में बहुत से जुराइम जो हैं वो सरजद हो गए, उन्हें सज़ाएं में हैं, वो इस मौसम में अंदर बच्चे जेलें काट रहे हैं, तो उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए। तो रिलीफ सबके लिए होना चाहिए, ना कि किसी एक शख्सियत के लिए आप वावेला शुरू कर दें कि उन्होंने तबीयत ख़राब होगी तो उन्होंने ये कर दो। अब आ जाएं आप वज़ीर आज़म साहब। अच्छा, चूँकि उनकी तरफ से अभी तक इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और भी पहलू है कि जब इनकी साबिक़ वज़ीर आज़म की बहनें वावेला करती हैं, हमारी मुलाकात नहीं हो रही, हमारे साथ ये हो रहा है, फलां हो रहा है, हमारे भाई के साथ ये हो रहा है, तो जी अपनी भाभी के लिए वो क्यों नहीं बोलती? भाभी के लिए बोलना चाहिए ना, भाभी है उनकी। नहीं बनती होगी। अच्छा, तो किसी को करवाएँ ना, इनकी सुलह करवाएँ। आपस में भी तो आप देखें ना कितनी तो ग्रुपिंग्स हुई भी हैं। अलीमा खान जो है, जी, जी, मैं वही उनकी अर्ज़ तो कर रहा उनसे हूँ कि बिल्कुल भी नहीं बनती। अलीमा खान जो है ना, वो आए दिन वहाँ पे वो अडयाला के बाहर वाली रोड्स पे पाई जाती हैं, वो जूता उतार के वहाँ बैठ जाती हैं, तस्वीरें बनवाती हैं, और ज़बरदस्ती पुलिस की गाड़ी में चढ़ जाती हैं। तो वो अपनी भाभी के लिए वो क्यों नहीं ये बात कर रही गौहर के साथ खड़े होके, या वो जो उमर अयूब के साथ ज़बरदस्त पे खड़े होके कि वो मेरी भाभी की तबीयत नहीं ठीक है। सिर्फ़ भाई के लिए क्यों बात कर रही हैं? तो ज़रताज गुल को जो है वो कहीं से ये खबर मिली तो उन्होंने ये बात की है। तो अब आ जाते हैं कि इमरान खान साहब के, मेरा ख्याल इमरान खान साहब की जो सूरत हाल है उसको डिस्कस करने की बजाय वो हम कल एक कहानी सुना रहे थे अपने नाजरीन सर को। आपने कल डिस्कस किया था कि जो धरना हुआ था, जो कि सबसे लंबा धरना था, 126 दिन का 126 दिन का धरना था 2013 2013 का, जिसमें कंटेनर में उन्होंने अपना एक सेटअप बनाया हुआ था। एक सोफे में बैठते थे, कोई 4-5 लोग थे, उनके साथ अहम शख्सियात जो उस वक्त मौजूद होती थी। एक छोटी सी खिड़की थी। खिड़की से पैसे आते थे। हाँ जी, ज़रा मुझे वो आगे बताएं, उसके आगे क्या?
अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बताया था अपने साथ जो कास्ट, या मैं जिस कास्ट के साथ था, चलें ये कह लेते हैं, मुबशर लुकमान, आरफ मीर भट्टी, जी। साबर शाकर तो मुल्क छोड़ के भाग गए, और वो इमरान खान की मोहब्बत की रोह में बह गए, और उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ बड़ी हरज़ सराई की है, और पता नहीं अब किस हाल में है, छुपते फिर रहे हैं। तो और वो भी थे उस वक़्त, लेकिन आरफ मीर भट्टी और मुबशर लुकमान तो लाहौर में मौजूद हैं। तो जब ये सारा सीन होता है, तो मैंने वो सीन ओन चौधरी वाला बताया कि किस कदर ओन चौधरी की कुर्बत थी इमरान खान के साथ, बाद में उसके साथ क्या हुआ। तो अब आ जाते हैं कि सामने बिल्कुल ब्राउन कलर का सोफ़ा था, राइट पे उस छोटे से कैबिन में एक सोफ़ा था जिस पे आप टेक नहीं लगा सकते थे, जी। और एक लेफ्ट पे था, तो उसमें 3 लोग इधर बैठ सकते थे, 3 लोग इधर बैठ सकते थे। तो इधर साबिर शाकर, आरमीद भट्टी, मुबशर लुकमान और ये मैं बैठे थे। इधर शफकत महमूद बैठे थे, जो इनके एमएनए हैं साबिक, और मे बी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, माल्टन से इलेक्शन लड़ते थे। और उसी कोने में ना शेख रशीद, सर्दी थी और वो वाइट चादर लेके ना शेख रशीद भी बैठे हुए साइड पे। तो अब हमारी मीटिंग शुरू हो जाती है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से, धरना चल रहा है, टाइम है 8:15 बजे का, और 9 बजे उन्होंने ऊपर जाके स्पीच करनी होती थी। वो सारे वो जो पेड ऑडियंस साथ होते थे वो ऊपर खड़े हो जाते थे, शेख रशीद साथ आ जाते थे। तो अब वो ना मुबशर लुकमान को कहते हैं कि यार मुबशर वेल्डन, तुमने जो है ना वो बड़ा काम उठाया हुआ है और तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो, क्या बात है। और ये वो दौर है जब वज़ीर आला पंजाब जो है वो शहबाज शरीफ हैं, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ है, और मुबशर लुकमान का प्रोग्राम खरा सच जो है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा शो है। और मुबशर लुकमान जो है इमरान खान को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, और वो पूरी उस वक्त की हुकूमत के साथ, जिसको कहते हैं ना, वो मत्था लगा के खड़े हुए, डेली इनके खिलाफ प्रोग्राम कर रहे हैं, डेली इनके खिलाफ प्रोग्राम कर रहे हैं, खरा सच। खरा सच। और इस ये एक पहलू है। अभी मैं वो कहानी सुना के बाद मैं बताता हूँ मुबशर लुकमान का इमरान खान के साथ ताल्लुक क्या था। तो उसमें ये होता है कि वो मुबशर लुकमान को कहते हैं, इमरान खान के कॉफ़ी आ चुकी थी मुझे याद है, तो ओन चौधरी ने उसका सिप भी ले लिया था इमरान खान की कॉफ़ी का, कि उसमें कुछ मिलाया नहीं हुआ। तो कहते हैं कि मुबशर तुम इलेक्शन लड़ो नेक्स्ट ना। तो मुबशर लुकमान ने कहा कि नहीं नहीं खान साहब, मैं कहाँ इलेक्शन लड़ूंगा, मैं तो नहीं नहीं, तुम बड़े पॉपुलर हो, तुम्हें नहीं पता इस वक्त, और ख़ास तौर पे पीटीआई के तुम सबसे पॉपुलर एंकर हो, तो तुम जीत जाओगे इलेक्शन लड़ो, तुम्हें लड़ना चाहिए। जब जैसे मैं कहता हूँ वुकला को लड़ना चाहिए, जैसे काम आदमी को लड़ना चाहिए, तो जर्नलिस्ट को भी लड़ना चाहिए, एंकर को भी लड़ना चाहिए, तुम इलेक्शन लड़ो। अच्छा, मुबशर लुकमान ने शरारत के अंदाज में ना, चूंकि वो शफकत महमूद बैठे थे, उनका हल्का माल्टोन था, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं फिर लड़ूंगा तो माल्टोन से लड़ूंगा। तो अब शफकत महमूद जो है ना, उनका यूं रंग एक दफ़ा ना, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से स्माइल पास करके ना मुबशर की तरफ देखा, जी जी ठीक है। तो इमरान खान हंसना शुरू हो गए कि यार माल्टोन से लड़ना है। उन्होंने कहा हाँ माल्टोन से लड़ूंगा, ये फिर इनको आप कहीं और से लड़ा लें, शफकत महमूद को। तो उधर जो है ना फिर एक लियाकत बलोच बचेंगे जमात इस्लामी की, उनसे फिर मैं खुद भी कहानी कर लूँगा, मेरे दोस्त हैं, उन्हें कहूँगा कि यार मैं लड़ने आ रहा हूँ, तो आप विड्रा कर लें। तो खैर बात इस तरह हंसी में चली गई। तो उन्होंने कहा कि इतने में इमरान खान ने मुबशर लुकमान से कहा कि आप ज़रा ऊपर चक्कर लगा के आओ। इतने में ना कोई 5-6 हज़ार का क्राउड आ चुका होता था रात को ना, डांस करने के लिए, पिकनिक वगैरह मनाने के लिए, बर्गर खाने और इमरान खान को देखने, इमरान खान को सुनने भी। और वो एक म्यूज़िकल जो जलसा था हर रात का, वो शुरू होने वाला था। तो मुझे वो कहते कि ज़रा ऊपर चक्कर लगा के आओ। तो मुबशर लुकमान जब उठते हैं तो वो मेरा हाथ पकड़ते हैं कि मेरे साथ आ जाओ। तो वो हम एक लोहे की सीढ़ी थी, वो चढ़ के हम ऊपर जाते हैं। तो जब ऊपर गए स्टेज पे, ये मैं 2013 के धरने के स्टेज की बात कर रहा हूँ, डी चौक वाले, जो 126 एग्जैक्टली दिन का था। तो जब मुबशर लुकमान जाके वहाँ पे, जब ना वो स्टेज पे पूरी लाइट होती थी, और जब कुछ जाता था तो स्क्रीन्स लगी हुई थी, और वो नीचे क्राउड देख रहा होता था। जब मुबशर लुकमान जाके वो हाथ हिलाते हैं तो वो बहुत बड़ा जो है ना वो क्लैप होता है, लोग खड़े हो जाते हैं। यानी कि इमरान खान का अंदाज़ा था कि वो पॉपुलर आदमी है उनकी जमात में, नॉट इन नून लीग या पीपल्स पार्टी या उस वक़्त की हुकूमत की जितनी एक कारकुन थे या उनकी जितनी फ़ैन फॉलोइंग थी, उसमें तो नहीं था, नफ़रत थी वहाँ पे। तो इधर पूरा जो था एक, यानी कि वो शाहरुख खान थे पीटीआई के उस वक़्त ना, जिस तरह वो, और सस्ते वाला नहीं, क्योंकि ये वो तो उसने उज़मा बहारी ने तो कहा ना, जेन्युइन उन्होंने भी तो नहीं ना, वो फैसल वाला को सस्ते सस्ता वाला नहीं तो फिर जेन्युइन भी नहीं। नहीं नहीं सस्ते वाला नहीं, लेकिन ये महंगे वाला शाहरुख खान था कि अपना जहाज़ था उस वक़्त। यार किसी एंकर का अपना जहाज़ हो, मुबशर लुकमान का अपना जहाज़ हुआ करता था, और वो जहाज़ इमरान खान ने कई दफ़ा इस्तेमाल किया है, वो जहाज़ तो उसमें हम वो ये कह सकते हैं अपने मुल्क के शाहरुख खान, नहीं पीटीआई के, बीटीआई यानी कि के, पॉपुलैरिटी के एतबार से ना, ठीक वो चूंकि आजकल सस्ता शाहरुख खान चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैंने महंगा शाहरुख खान मुबशर लुकमान। जी। अच्छा वो ना मैं देख रहा हूँ सीन सारा,
और मैं एक यानी कि उसका एक कहनी शाहद हूँ, तो मैंने सोचा कि आज आपको वाकया सुना देता हूँ। जी जी तो प्लीज। अच्छा, वो मुबशर लुकमान ने कोई स्पीच नहीं की, और ये पहली दफा मुबशर लुकमान इस तरह गए स्टेज पे, वो भी इमरान खान साहब के इसरार करने पे। इसी तरह वो कुछ देर रुकते हैं, 10 मिनट ऊपर हाथ अब 9 बजने वाले हैं और अब खान ने ऊपर आना, तो हम लोग नीचे आ गए, इजाजत ली है उनसे और हम लोग वापस आ गए, और खान स्पीच के लिए ऊपर चले गए, और उनके साथ वो जो पेड लेफ्ट राइट खड़े होने वाले ताजर और पता नहीं कौन कौन, और उनमें कई जो है ना वो नाजायज फरोश, और जिसने पैसे दिए वो ऊपर चढ़ा दिया नई मुल्क साहब ने। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मुबशर लुकमान का इमरान खान के साथ जो एक ताल्लुक था ना दोस्ती का, कि मुबशर लुकमान ने इमरान खान के इलेक्शंस पे पैसे खर्च किए, अपनी गाड़ियां भेजी, नून लीग की हुकूमत से दुश्मनी ली। जब उनके बाल बच्चा सारा फैमिली यहाँ रहती थी, वो बच्चे तो बाद में लंदन पढ़ने के ना, उस वक्त तो फैमिली सारी लाहौर में मौजूद थी। और ये सब कुछ किसके लिए कर रहा है कि इमरान खान जो है ना, उसको मुल्क का वज़ीर आज़म होना चाहिए, उसकी हमने हुकूमत बनवानी है, और वो इस मुल्क का जो है ना बेहतर लीडर होगा, वो इस मुल्क को जो है ना वो तरक्की की राहों पे गामजन करेगा, वो इस मुल्क की गुर्बत जो है ना वो ख़त्म करेगा, और वो इस मुल्क को खुशहाल बनाएगा, और वो इस मुल्क से करप्शन ख़त्म करेगा, और लूटा हुआ पैसा जो है ना वो बाहर से लेके आएगा। जो मुराद सईद कहता होता था कि पहले दिन तो ये होगा, सारा पैसा वापस आ जाएगा, दूसरे दिन ये हो जाएगा, वो आ जाएगा, तीसरे दिन ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। 3 दिन में उसने मुल्क संवार दिया था, और ख़ुद अभी तक नहीं वो आया, कि मुझे नहीं पता कि वो खुद कहाँ। अच्छा, वो जो है ये ताल्लुक है मुबशर को। अच्छा, हमने कई दफ़ा उनके घर पे डब्ल्यू ब्लॉक देखा कि किया जी कि वो इमरान खान आए, और इवन टिकट्स जो है मुबशर लुकमान के मशवरे से दिए जाते थे इलेक्शन लड़ने के लिए। मैं कितने नाम ले लूँ, ये हाफिज फरद से ले के ये जो फैसलाबाद वाले वो फरख हबीब हैं, ये मुबशर लुकमान ने कहा इनको टिकट्स दें, क्योंकि इमरान खान का ये कहना था कि मुबशर लुकमान जो टिकट्स देने का किसी को मशवरा देता था, मुबशर लुकमान बेचता नहीं है टिकट, पैसे नहीं लेता उन लोगों से जिनकी सिफारिश कर रहा था, मेरिट पे सिफारिश कर रहा था। ये एक दोस्ती का रिश्ता है, ये ताल्लुक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ इस कहानी को, कि मुबशर लुकमान से इमरान खान का ताल्लुक ख़राब किस तरह होता है। ये बताइए, जो दोस्ती अब जस्ट देख लाइक लिया टू आपने, पीस इन अ देख पॉट लिया, है, आपको बता वो दिया, अब ऐसे कैसे होती है, यानी ये कि बता दें। बिल्कुल बगैर किसी चीज़ की परवाह किए एक बंदा इमरान खान के साथ इस तरह खड़ा हुआ। ऐसे कई लोग हैं। अभी मैं आपसे अलीम खान भी डिस्कस करूंगा, अलीम खान की कहानी सुनाऊंगा उसके साथ क्या हुआ। मैं फिर कुछ जहांगीर तरीन खान बताऊंगा। फिर मैं आपको बड़े ऐसे नाम है मेरे ज़हन में, उनका बताऊंगा कि किस किस मौके पर वो किस किस तरह साथ खड़े रहे, और फिर उनके साथ क्या 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 हुआ। हुआ अच्छा, इन द एंड। मुबशर लुकमान जो है ना, अब हुकूमत बन गई मुबशर लुकमान के दोस्त की, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए, उनका नाम है इमरान खान। हुकूमत बनने के बाद मुबशर लुकमान उसी मूड में एक दोस्त को अपनी राय से आगाह करने के लिए, हालात से आगाह करने के लिए वो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस। तो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है। तो मुबशर लुकमान साहब अपना जहाज़ पार करते हैं, पार करके वहाँ अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ पहुँचते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस। मुलाकात शुरू होती है, 1 on 1 मुलाकात है। मुबशर लुकमान साहब एक गुफ्तगू शुरू करते हैं, कहते हैं कि खान साहब इधर तो चलें, फेडरल के तो जो भी मामला है, पंजाब में हालात ठीक नहीं है। क्या हुआ पंजाब में? मुबशर लुकमान ने कहा कि जी करप्शन हो रही बहुत ज़्यादा। कौन कर रहा है करप्शन? उन्होंने कहा है कि ये उस्मान बुज़दार जो है, ये आगे फलां गोगी है, ये जो है तीसरा करेक्टर है, ये और इस डिपार्टमेंट में जो है ना करप्शन हो रही है, और ये सारी करप्शन जो है ना वो वज़ीर पंजाब की नाक तले हो रही है, और इस सब के पीछे जो है भाभी का नाम आ रहा है। और भाभी कौन सी वाली? बुशरा बीबी, जो अलीमा खान की भाभी है ना, उन्हीं करंट। को जो है वो भाभी कहा मुबशर लुकमान ने कि सारी सूरत हाल में बुशरा बीबी का नाम आ रहा है। तो एक वक्त के वज़ीर आज़म को उसका इतना एक करीबी दोस्त, जिसने उसके लिए कुर्बानियाँ दी हों, जिसने उसके लिए दुश्मनियाँ ली हों, जिसने उसके लिए पता नहीं कितने कितने केसेस जो है वो फेस किए हों, और कितना जो है अपना नुकसान कर लिया हो, तो वो शख्स जब मशवरा दे रहा है और बता रहा है कि ये सारा सीन हो रहा है पंजाब में, और जो करप्शन हो रही है उसके पीछे भाभी का नाम, यानी कि आपकी मिसेस का, खातून अव्वल का नाम आ रहा है, बुशरा बीबी का नाम आ रहा है। तो इस पे आप ज़रा बताएं, चलें आपके साथ मैं अंताक्षरी खेलता हूँ, उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या रिएक्शन दिया होगा, आप ज़रा बताएं।
कुछ अंदाजा तो बताएं ना, चलें आप जो है ना वो बूझ लेती हैं और बड़े आप जो है ना नजूमी टाइप जाहिर है अपनी मिसेस को डिफेंड किया होगा उन्होंने, डिफेंड किया होगा मसलन, कहा होगा कि और नहीं वो इस तरह की नहीं है। चले ये भी कह उनको मालूम भी ये भी होगा, कह लेते, डिफेंड भी किया होगा, और मुबश्शिर लुकमान को उन्होंने टाटा बाय नहीं बाय कर दिया होगा। हाँ टाटा बाय बाय नहीं किया उन्होंने, मुबश्शिर लुकमान को कहा गेट आउट मुबश्शिर लुकमान, ठीक, निकलो यहां से। वजीर आजम इमरान खान ने मुबश्शिर लुकमान को गेट आउट कह के अपने कमरे से निकाल दिया और मुबश्शिर लुकमान सूबे की करप्शन बताने के जुर्म में इमरान खान की दोस्ती से और वजीर आजम की दोस्ती से हाथ धो बैठे, जिसपे बाद में वो बहुत खुश नजर आए कि यार ऐसे इंसान से दोस्ती रखना मेरी गलती थी। तो मुबश्शिर लुकमान को गेट आउट कह के इमरान खान ने अपने कमरे से निकाल दिया और अपनी स्टाफ ऑफिसर को कह दिया कि दोबारा ये शख्स कभी मुझसे मिलने ना आए। वो तो खैर वो भी मिलने कभी ना जाते और ना ही कभी वो शायद जाएं। तो इस तरह मुबश्शिर लुकमान वो दोस्ती जो 2 peas in a pod थी बिखर गई और वो जो है ना तब जाके उन्हें समझ आया कि ये सारी कहानी थी और इमरान खान के लिए किसी भी शख्स की और किसी भी कुर्बानी देने वाले की हैसियत किसी टिश्यू पेपर से ज्यादा नहीं होती। और इस तरह बुशरा साहिबा, बुशरा बीबी की शिकायत करने पे, अच्छा एक वाकया, अच्छा इसी से जुड़ा हुआ वाकया मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो ये फील्ड मार्शल साहब के साथ क्या हुआ था, यही हुआ था, आपने बताया था, लेकिन हम नाज़रीन के साथ दोबारा शेयर करेंगे। फील्ड मार्शल ने DGISAV होते हुए फील्ड मार्शल ने अपने फर्ज की अदायगी करते हुए, अपना फर्ज समझते हुए उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम को आगाह किया। और तकरीबन सेम कहानी है मुबश्शिर लुकमान की, ये कुछ चल रहा है, सेम कहानी है फील्ड मार्शल साहब की, उन्होंने भी इसी तरह आगाह किया कि ये और तकरीबन 99.9% सेम कहानी है जो उन्होंने उन तक पहुंचाई। और उधर तो वो गेट आउट नहीं कह सकते थे, उधर फिर उन्होंने फौरी तौर पे फौरी तौर पे उनको जो है ना हटा दिया DGI के ओहदे से और वहाँ पे जनरल फैज को ले आए जो इस वक्त ज़ेरे हिरासत हैं। और वो जो है इनको खुडे लाइन लगाने की कोशिश की गई और इनको बड़ा टफ टाइम दिया गया और ये सोचे बगैर कि एक उनका फैसला था और एक अल्लाह ताला का फैसला है। और आज देख लेना बैटन ऑफ फील्ड मार्शल देने की तकरीब मुनक्कद हो गई। तो ये बड़ी एक सिमिलैरिटी है इस कहानी में। अच्छा इससे आपने ये नतीजा हासिल करना है कि मैं और भी बहुत से नाम अब मेरे ज़हन में आ रहे हैं, बहुत से लेकिन नाम ये दो बड़े नाम है, हम ये आगे सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। जिन्होंने ये बाकी चीजें छोड़ देना जी, जिन्होंने हिम्मत करके, जिन्होंने सच बोलने की एक वो जुर्रत दिखाई और जिन्होंने जाके इमरान खान के मुंह पे ये बात की कि आपकी बीवी जो है ना इस सारे जो कार्टेल है, ये सारा जो गैंग है इसमें उनका नाम आ रहा है और एक मुल्की तारीख की बहुत बड़ी करप्शन हो रही है। तो वो ये दो नाम तो मैंने बताए हैं, बाकी भी बहुत से नाम बताऊंगा और फिर उनके साथ क्या क्या हुआ ये भी बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सीरीज जो है कंटिन्यू रहेगी और नाजरीन हमारे साथ रहें, RNN पॉडकास्ट देखते रहें। थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन बाय बाय।